हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल नोमियल थ्योरम वाला। मल्टीपल बाइनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बेसिकली क्या होता है, आजकल टीचर्स इसको एंटरटेनमेंट थोड़ा सा कम करते हैं, या फिर क्या होता है इस टॉपिक को सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, तब तक बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। बाइनोमियल के जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आजकल मेजरली आ रहे हैं वो दो टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक मल्टीपल थ्योरम से आ रहे हैं क्वेश्चंस, और दूसरे आ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी। जो एनसीआर वाले क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉपर्टीज के थ्रू सोल्व होते हैं, ये सिग्मा वाले जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। और बच्चे क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को ही सोल्व कर लेते हैं। तो आइए बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं मल्टीपल थ्योरम को किस तरह से स्टार्ट करना है। तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ मल्टीपल नोमियल थ्योरम का। मल्टीनोमियल थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा बाइनोमियल से कनेक्ट करूंगा। बाइनोमियल एक्स प्लस वाई रेस टू पावर एन का एक्सपेंशन तुम लोगों ने देखा ही है। अगर सिग्मा की फॉर्म में देखना चाहो तो एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई रेस टू पावर आर, और आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक। आर की वैल्यू पहले 0 1 2 3 पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये इस तरह की सीरीज का एक्सपेंशन हो जाएगा। ये तुम लोगों ने बाइनोमियल में देखा होगा। अगर मैं एनसीआर को ओपन करूं तो एनसीआर को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है। और इस आर की वैल्यू 1 2 3 से पुट करते जाएंगे और यहां तक आ जाएंगे। सेम पैटर्न पर बच्चों मल्टीनोमियल थ्योरम भी ऐसा ही होता है। मल्टीनोमियल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर दो से ज्यादा टर्म आ रही हो। जैसे इसमें बाइनोमियल में केवल दो ही टर्म आती है, मल्टीनोमियल में तीन टर्म भी आ सकती है, चार भी आ सकती है, पांच भी आ सकती है। कितनी भी टर्म आए तो उसका एक्सपेंशन कैसे करना होता है। तो बेसिकली बच्चों क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर मैं तुम्हें थोड़ा सा कोरिलेट करूं, तो इस n माइनस आर को अगर हम R1 लेट कर लें और इस r को R2 लेट कर लें, तो यहां पर आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर को R1 फैक्टोरियल बोल दिया है, r फैक्टोरियल को R2 फैक्टोरियल बोल दिया है, और x की पावर R1 और y की पावर R2। ऐसे भी बोल सकते हैं अपन। यहाँ पर क्या था, दो ही वेरिएबल थे, इस वजह से एन माइनस आर और आर फैक्टोरियल बोल रखा है। अगर तुम्हें ये वाली बात समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं है। जैसे तुम्हें क्या करना है, मल्टीनोमियल थ्योरम में एक्स वाई और जेड ये तीन टर्म है बच्चों, और होल पावर अपने पास 10 लिखा हुआ है। तो तुम्हें जब इसका एक्सपेंशन करना हो बाइनोमियल थ्योरम की तरह ही, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर जो पावर लिखा हुआ है वो लिख दो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल इंटू, पहले इंटू पे आते हैं। इंटू में क्या लिखना है, एक्स की पावर P1, है ना, पावर को मैं P1 बोल रहा हूँ, y की पावर P2 और z की पावर P3। और इस P1 P2 P3 पे जो पावर आती है उसको नीचे लिखकर फैक्टोरियल लगा दो। P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल। एक बार और करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर 10 का एक्सपेंशन देखना हो हमें, तो एक्सपेंशन कैसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले 10 फैक्टोरियल लिख देंगे, फिर जितनी भी टर्म है उसके ऊपर पावर लगा दो, एक्स की पावर P1, वाई की पावर P2, जेड की पावर P3, और P1 P2 P3 के फैक्टोरियल को नीचे डिवाइड कर दो। अब मैंने यहाँ पर एक सिग्मा भी लगाया हुआ है। ये सिग्मा क्या काम करता है, सिग्मा बच्चों क्या काम करता है कि जो P1 P2 P3 की अलग अलग वैल्यू आएगी, मान लो P1 P2 P3 की कोई एक सेट ऑफ वैल्यू अलग आती है, दूसरी सेट ऑफ वैल्यू अलग आती है, अभी समझाऊंगा मैं, तीसरी सेट ऑफ वैल्यू अलग आती है, तो उसमें एक सेट ऑफ वैल्यू रखकर प्लस लगाना है, दूसरी सेट ऑफ वैल्यू रखकर प्लस लगाना है, तीसरी सेट ऑफ वैल्यू रखकर प्लस लगाना है। ये सिग्मा वाला काम करता है। जैसे यहाँ आर की वैल्यू 0 पुट करने से फर्स्ट टर्म आ गई, आर की वैल्यू 1 पुट करने से सेकंड टर्म आ जाएगी, आर की वैल्यू 3 पुट करने से थर्ड टर्म आ जाएगी। इसी तरह से P1 P2 P3 की हम अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस लगा लगा कर अलग अलग टर्म आती जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब देखो बच्चों, इसमें एक और चीज होती है कि जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, देखो उन दोनों की पावर का सम आ रहा है एन, एन प्लस जीरो का सम एन, एन माइनस वन और वन का सम कितना आ रहा है एन, एन माइनस टू और टू का सम कितना आ रहा है एन। इसी तरह से P1 प्लस P2 प्लस P3 का जो सम होगा वो भी n होगा, मतलब जो होल पावर होगी वो वाला होगा।
तो P1 प्लस P2 प्लस P3 का सम 10 होगा। ये तुम्हें खुद से याद करना है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ होता। जो होल पावर होती है उतना ही सम होता है। यहाँ सम n आ रहा है, मतलब होल पावर n है, इस वजह से सम n आ रहा है। ठीक है। और इस P1 P2 P3 की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक होने वाली है। ठीक है। P1 P2 P3 की वैल्यू होल नंबर होगी 0 1 2 3, कहां तक होगी मैक्सिमम वैल्यू 10 तक, क्योंकि इसकी होल पावर 10 है। अगर होल पावर 5 होता तो इनकी वैल्यू भी 5 तक होती। ठीक है बच्चों। तो मैं तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, इस फॉर्मूले के बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत आसान से हैं, जितना मुश्किल है फॉर्मूला है उससे भी आसान क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तुम बिल्कुल टेंशन मत करो, मेरे साथ बने रहो। मैं एक एक करके तुम्हारे सारे ही कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, सेम वही फॉर्मूला है। अगर हमारे पास यहाँ मल्टीपल थ्योरम हो, मल्टीपल टर्म्स हो, x1 x2 x3 डॉट 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 x आर टर्म्स हो और होल पावर n हो, तो बताओ सबसे पहले क्या करोगे? सिग्मा लिख लेंगे, n फैक्टोरियल लिख देंगे बच्चों। यहाँ पर x1 की पावर p1 लिख देंगे, x2 की पावर p2 लिख देंगे, x3 की पावर p3 लिख देंगे। ऐसे डॉट डॉट करते करते xr की पावर pr लिख देंगे। और p1 p2 p3 को यहाँ पर क्या लिख देंगे? फैक्टोरियल लिख देंगे नीचे। ठीक है। अब तुम बताओ P1 P2 P3 का सम कितना होगा? टोटल होल पावर का सम होगा बच्चों n। तो P1 P2 P3 PR, यहाँ पर R आएगा, PR का सम कितना हो रहा होगा? n हो रहा होगा। ठीक है। और हर एक P1 P2 P3 की वैल्यू कहां से कहां तक हो रही होगी? 0 से लेकर n तक हो रही होगी। ठीक है। अब इतनी सारी जो चीजें पढ़ाई है, इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। आइए बच्चों, अपन आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 1, है ना, इंटू c की पावर 1। इसका कोफिशिएंट पता करना है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें? ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मूला तुम्हें देखना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ सिखाता हूँ धीरे धीरे। 1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी की होल पावर 9 है। तो तुम्हें क्या लिख देना है बच्चों? सबसे पहले सिग्मा लगा देना है। सिग्मा में ऊपर क्या लिखेंगे? 9 फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर P1, ऐसे लिखो 1 की पावर P1। सेकेंड टर्म है ए की पावर P2, फिर माइनस बी की पावर P3 और C की पावर P4। तुम यहाँ पर R1 R2 R3 R4 भी लिख सकते हो, P1 P2 P3 की जगह पर कोई और भी वेरिएबल ले सकते हो। डिवाइड में क्या करना है बच्चों? तुम्हें इन सब का फैक्टोरियल करना है। P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, P4 फैक्टोरियल। ठीक है। अब मैंने क्या सिखाया तुम्हें कि P1 P2 P3 इन चारों का सम किसके इक्वल होगा? कौन बताएगा बच्चों इन चारों का सम किसके इक्वल होगा? अभी सीखा था अपन ने। इन चारों का सम किसके इक्वल होगा? 9 के इक्वल होगा। और इनकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? P1 P2 P3, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ। फिर अपन थोड़ा शॉर्टकट में भी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये अपने पास इंफॉर्मेशन है। अब ये देखना है कि ए की पावर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर तुम खुद सोचो कि P2 की वैल्यू क्या पुट करें ताकि 3 आ जाए? ए की पावर 3 आ जाए तो P2 इज इक्वल टू 3 पुट कर दो। बी की वैल्यू क्या पुट करें, मतलब P3 की वैल्यू क्या पुट करें? क्योंकि हमें ए क्यूब B4 C की पावर का कोफिशिएंट चाहिए, तो P3 को 4 पुट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर P3 को 4 पुट कर देते हैं और P4 को क्या पुट कर देते हैं? 1। अब P1 को क्या पुट करें? भाई P2 का तो पावर 3 गिवन है, P3 भी 4 गिवन है, P4 भी 1 गिवन है। अब P1 क्या काउंट करें? इसको भी टर्म में काउंट करेंगे। तो बच्चों मैंने बताया था कि इन चारों टर्म का सम किसके इक्वल होगा? 9 के इक्वल होगा। तो देखो P3 प्लस P4 प्लस 1, ये टोटल सम 8 हो रहा है। तो यहाँ पर इन तीनों का सम 8 हो रहा है यहाँ से, तो P1 की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी हमें? 1, ताकि 9 हो जाए। तो P1 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब देखो हमारे पास केवल एक ही सेट आ रहा है P1 P2 P3 P4 का। क्या इसके अलावा और कोई वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सिग्मा का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा। सिग्मा का रोल तब प्ले होगा जब एक सदा सेट ऑफ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बस ऐसे लिख देंगे, सिग्मा को भी हटा देंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई P1 का मतलब 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर 1, तो 1 ही आ जाएगा। ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 4, तो बी की पावर 4। अगर और पावर होती तो माइनस बाहर निकाल लेते और सी की पावर 1।
तो a क्यूब b की पावर 4 c की पावर 1 का कोफिशिएंट ये हो जाता। ठीक है। अगर हमारे पास एक और सेट आता इस तरह का, तो हम प्लस लगाकर उसकी वैल्यू पुट कर लेते और उस कोफिशिएंट को और इस कोफिशिएंट को सम कर लेते, ताकि हमारे पास टोटल कोफिशिएंट आ जाता। ठीक है बच्चों, तो मैं लेके चलता हूं तुम्हें सेकंड क्वेश्चन में। मेरे को लगता है कि तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस इन एक्सपेंशन। तो इसमें देखो कितनी टर्म आ रही है, 1 2 3। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ट्राइनोमियल वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन उसको बाइनोमियल के थ्रू भी हम सोल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको फैक्टराइज करके बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बाइनोमियल के थ्रू कर लो। लेकिन अगर फैक्टराइज करके नहीं हो पाता तो फिर तुम्हें मल्टीनोमियल का ही यूज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मल्टीनोमियल से सोल्व करेंगे बच्चों। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की होल पावर 6 है, इसको कैसे लिखें? तो क्या करना है बच्चों, सिग्मा लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे 6 फैक्टोरियल, पहले लिख देंगे ए बी की होल पावर P1, ठीक है, बी सी की होल पावर P2 और सी ए की होल पावर P3, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल। और हमें पता है कि इन तीनों P1 P2 P3 का सम कितना आने वाला है बच्चों, कितना आने वाला है, 6। जो ऊपर लिखा होता है वो सम आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमें खुद से करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करें बच्चों हम खुद से, सिग्मा 6 फैक्टोरियल, बाकी को तो एज इट इज लिख दो, P1 P2 P3, इन पे सब पे अलग अलग फैक्टोरियल लगाओ। अब देखो a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है, तो हमें a की पावर P1 और a की पावर P3 ऐसे लिखा जा सकता है, a की पावर P1 प्लस P3, और b की पावर कितना आ रहा होगा, P1 प्लस P2, और c की पावर, तुम्हें ये तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो तुम्हें अच्छे से समझ में आने वाला है। अब बच्चों हमें पता है कि P1 प्लस P3 की क्या वैल्यू आने वाली है, 3 आने वाली है। ऊपर से देख लेंगे क्योंकि हमें तो a का क्यूब चाहिए ना, तो P1 प्लस P3 3 हो जाएगा। ठीक है। P2 P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा बच्चों, P1 प्लस P2 हो जाएगा 4, यहां से देख लिया। और P2 प्लस P3 कितना हो जाएगा हमारे पास, C के ऊपर कितनी पावर आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। अब P1 प्लस P3 इक्वल टू 3 है, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो। ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, P1 प्लस P3 इक्वल टू 3 होगा, P1 प्लस P3 3 होगा। तो तुम बताओ P2 कितना हो रहा होगा, यहां से वैल्यू निकल जाएगी। P2 की क्या वैल्यू आ रही होगी बच्चों, 3, क्योंकि P1 प्लस P3 3 है, तो 3 माइनस करते हैं, P2 3 आ जाएगा। P1 प्लस P2 4 है, तो P3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और P2 प्लस P3 5 पे, तो P1 कितना आ रहा होगा, 1। तो हमने बच्चों एक सेट की वैल्यू यहां से निकाल ली है, P1 1 आएगा, P2 3 आएगा, P3 2 आएगा। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं निकल रही P1 P2 P3 की। तो अगेन सिग्मा का कोई रोल नहीं है बच्चों, सिंपल यहाँ पर लिख देंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ए की पावर P1 प्लस P3 मतलब 3, बी की पावर 4, सी की पावर 5। तो हमारे पास इसका कोफिशिएंट कितना आने वाला है ये, और इसको सिंप्लीफाई करके तुम्हें कमेंट बॉक्स में डालना है कि क्या आंसर आता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। अब जो क्वेश्चंस मैंने उठाया है बच्चों, ये 2023 के जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी साल क्वेश्चंस आया है। ऐसे क्वेश्चंस 3 बार आ चुके हैं अभी तक कांस्टेंट टर्म का, पिछले 2021 में भी आया है, 22 में भी आया है, 23 में भी आया है। ठीक है। इससे पहले वाले ईयर्स में ये सब नहीं आते थे क्वेश्चंस, थोड़े से बाइनोमियल से आते थे। अब आजकल ट्राइनोमियल वाले ही वो क्वेश्चंस देने लगे हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करें, तो यहाँ लिखेंगे 2x 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस 3x स्क्वायर की होल पावर 5। अब हम इसको किस तरह से सोल्व करें बच्चों, हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगाना है, सिग्मा लगाना है। फिर क्या करना है, 5 फैक्टोरियल, फिर क्या करना है बच्चों, 2x की होल पावर P1। ठीक है, या तुम यहाँ पर R1 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा R1 लिख लेते हैं, R1 अच्छा लगेगा। R1 है ना, x की पावर -7 की पावर R2, P1 P2 P3 भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है।
3x² की पावर r3, और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, सिग्मा 5 फैक्टोरियल। तुम्हें एग्जाम में ऐसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, थोड़ा शॉर्टकट में लिखना है वहां। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 रेज टू पावर r1 और 3 रेज टू पावर r3, और x की सभी पावरों को ऐड कर लो। x की पावर क्या हो जाएगा, r1 माइनस 7r2 प्लस 2r3। ठीक है, और हमें यहां से भी पता है कि R1 R2 R3 का सम को क्या होगा, कौन बताएगा बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3 का सम किसके इक्वल होगा, इस पावर होल पावर के इक्वल, 5 के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये इक्वेशन आ रही है R1 प्लस R2 प्लस R3 की, और दूसरी ये इक्वेशन आ रही है। हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए। कांस्टेंट टर्म के लिए बच्चों x की पावर क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि x की पावर 0 होगा तभी उसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल कर आया कि R1 माइनस 7R2 प्लस R3 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब इन दो इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, R1 R2 R3 की वैल्यू निकालनी है। और ये ध्यान देना है कि कितनी वैल्यू निकलती है। एक सेट निकलता है तो सिग्मा का कोई रोल नहीं रहेगा, अगर दो सेट निकलते हैं बच्चों तो हमें प्लस करते हुए जाना है। ठीक है, दूसरा एक चीज और ध्यान देने की, जो R1 R2 R3 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 5। मतलब तुम्हें होल नंबर लेना है, 0 1 2 3 4 5, 5 तक R1 R2 R3 की वैल्यू ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इनको कैसे सोल्व करें। तो इनको सोल्व करने का मेरा जो एक्सपीरियंस ये रहा है बच्चों, कि अगर तुम्हारे पास 3 वेरिएबल वाली दो इक्वेशन आ जाती है तो तुम्हें क्या करना है, एक से वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर देना है। लेकिन अगर दो ही वेरिएबल वाली इक्वेशन आती है तो तुम यहाँ पर ही R1 R2 की वैल्यू हिडन ट्रायल पुट कर करके निकाल सकते हो। तीन में भी निकाल सकते हो, लेकिन तीन वाली थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इस वजह से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो ऊपर से। तो यहाँ से मेरे को पता है R1 इज इक्वल टू, इससे मैं पुट करने जा रहा हूँ बच्चों 7R2 माइनस R3, इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो R1 की जगह वहां पुट करा मैंने, तो 7R2 माइनस R3 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 5। तो यहां से क्या हो रहा है बच्चों, फाइनली कितना आ रहा है, 7R2 प्लस R2 8R2 माइनस R3 माइनस, यहाँ 2R3 आएगा ना, ये 2R3 आएगा। तो यहाँ भी 2R3 हो जाएगा, यहाँ भी 2R3 हो जाएगा। तो माइनस R3 बचेगा यहाँ पर इक्वल टू 5। अब तुम्हें बच्चों R2 और R3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। R2 R3 की वैल्यू पुट करनी है, और R1 की वैल्यू भी फिर देख लेंगे अपन। तो देखो R3 की वैल्यू में क्या पुट करने वाला हूँ, R2 की वैल्यू में पहले सबसे पहले पुट कर देता हूँ 0। अगर मैंने R2 की वैल्यू 0 पुट करी तो R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। और -5 तो हमें लेनी नहीं है, 0 से 5 के बीच में लेनी है। तो R2 की वैल्यू 0 पुट करना गलत हो गया। अब R2 की वैल्यू क्या पुट करें, 1। अभी समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। R2 की वैल्यू 1 पुट करते ही R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। 3 हम ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक तो ये वाला बन गया कि R2 की वैल्यू तुम्हें 1 लेनी है, और ये 3 आ जाएगा। अभी R1 देखेंगे। अब R2 की वैल्यू मैंने 0 ले लिया था, नहीं आया था, 1 ले लिया तब आ गया। अगर R2 की वैल्यू 2 लेते हैं बच्चों तो ये 16 हो जाएगा, और R3 की वैल्यू हो जाएगी 11 सोल्व करने के बाद। और R3 की वैल्यू 11 तो नहीं आ सकती। अब R2 की वैल्यू अगर मैं 3 लूंगा तो R3 की और वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब ये 2 वाले भी पॉसिबल नहीं है और इसके बाद वाले भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि R3 की वैल्यू तो 0 से 5 तक ही लेनी चाहिए अपने को। तो R2 की एक वैल्यू आ रही है, R3 की एक वैल्यू आ रही है, और हमें पता है टोटल सम 5 होना चाहिए। तो R2 1 आ रहा है, R3 3 आ रहा है, तो R1 कितना आएगा बताओ बच्चों, 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात। तो इसमें केवल एक ही आया, अभी अगले क्वेश्चनों में आएंगे धीरे धीरे करके। तो R2 R3 की एक ही वैल्यू आती है, तो सिग्मा का कोई इतना रोल नहीं है, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है बच्चों तुम्हें। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R1 का 1 फैक्टोरियल, R2 का 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू पावर 1 और 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, ये फाइनली अपना आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 7। इसका हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ढूंढना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो। अगर तुमने क्वेश्चन करके भेज दिया है बच्चों पहले, ठीक है, तो यूं मान के चलो कि तुम्हें डन है सिलेक्शन, मतलब तुम्हें क्लियर हो गया है टॉपिक। ठीक है ना, लेकिन तुम्हें पहले से करना है। इसमें थोड़ा सा हेवी से ट्रिकी मामला। 1 की पावर R1, x की पावर R2 और एक्स स्क्वायर की पावर R3। और नीचे क्या लिख देंगे अपन, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करके 1 की पावर तो कुछ भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। x की पावर कितना आ जाएगा, R2 प्लस 2R3। तो और R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू कितनी होगी, सम 7 हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर आते हैं। R2 प्लस 2R3 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, कोफिशिएंट 5 चाहिए, तो होल पावर 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर तुम R2 और R3 की वैल्यू पुट करो और R1 की वैल्यू इससे निकाल लेंगे। तो यहाँ से तुम्हें इक्वेशन उसमें पुट करने की जरूरत नहीं है अब। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो ही वेरिएबल आ रहे हैं, तुम हिडन ट्रायल करके निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी चाहिए जिसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो R3 की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, यहाँ पुट करके देखो, 0 पुट करते हैं तो R2 कितना आ जाएगा, 5। और 5 पॉसिबल है क्योंकि R1 R2 R3 की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक पुट करी जा सकती है। R1 R2 R3 की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक पुट कर सकते। तो R2 की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो देखते हैं बच्चे ना, ये गड़बड़ हो गया। R2 0 पुट करते हैं, R3 कितना हो जाएगा, 5/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो R2 की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। कुछ और सोचो। R2 की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2, 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर R2 की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 3 आएगा। R3 3/2 जो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 3 पुट कर देता हूं तो R2 3 पुट करते हैं तो R3 कितना आ जाएगा, 3 पुट करो यहाँ पर, 5 माइनस 3 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा। और R3 अगर हम सॉरी R2 अगर हम 4 पुट करते हैं तभी सेटिस्फाई नहीं होगा, 5 पुट करने पर सेटिस्फाई हो जाएगा, R3 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों R2 की वैल्यू 1 आ रही है और R3 की उस टाइम पे 2 आ रही है। R2 की वैल्यू 3 1 और 5 0। ठीक है, अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, R1 की। चाहे तो तुम यहीं पर ही लिख सकते हो R1 की क्या क्या वैल्यू आ रही होगी। R1 R2 R3 का सम 7 होना चाहिए। तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, तो R1 कितना आ जाएगा, 4। 3 प्लस 1 4, तो R1 आ जाएगा 3। 5 प्लस 0 5, तो 2 आ जाएगा। तो ये R1 R2 R3 की वैल्यू आ गई। तो देखो यहाँ 3 सेट आ गए। तो सिग्मा का रोल अब प्ले होने वाला है। सिग्मा का क्या रोल प्ले होगा कि इसको 3 बार सम करना है। 7 फैक्टोरियल, अब यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और 1 और 2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे बच्चों तुम लोग, तो यहाँ पर x की पावर 5 आ रहा होगा। फिर क्या करना है, अब तुम्हें 3 3 1 पुट करना है। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो अभी भी x की पावर 5 आ रहा होगा। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, अभी भी x की पावर 5 आ रहा होगा। तो x की पावर 5 कॉमन लेकर जो ये तीन चीजें बचती है, इन तीनों का सम करने से इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। एक या दो क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जिसमें कंप्लीट हो गया है तुम्हारा टॉपिक। हाउ मेनी रेशनल एलिमेंट आर इन मल्टीनोमियल। जो मैं एक्सपेंशन करूंगा इस पूरी सीरीज का, इस सीरीज में कितने रेशनल एलिमेंट आएंगे, मतलब किसमें एक्स की पावर अजीब सी नहीं आने वाली है, मतलब किसमें एक्स की पावर होल नंबर आएगी। रेशनल एलिमेंट का मतलब होता है कि टोटल जो एक्स की पावर आएगी वो होल नंबर आनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसको सबसे पहले किस तरह से ओपन कर लेते हैं, डायरेक्ट यहीं लिख लेते हैं, सिग्मा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स की पावर 1/3 की होल पावर R1, एक्स की पावर 1/5 की पावर R2, है ना, दिख रहा होगा तुम लोगों को, और 2x की पावर 1/2 की पावर R3। और यहाँ पर P1 P2 P3 की जगह में ये वाली चीजें यूज कर रहा हूँ, तुम चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो।
तो बच्चों इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें अगर हम लोग, तो 5 फैक्टोरियल R1, बोर तो नहीं हो गए पढ़ते पढ़ते? ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब एग्जाम आने वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे लो बच्चों। अच्छी चीजों में थोड़ा सा बोरिंग वाला काम भी लगता है। R13, x⁵R2/5, 2⁵R3, x⁵R3/2। तो एक और अगर इसकी सिंपल स्टेप बनाई जाए तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, और 2⁻⁻R3, x⁵, x बेस से में तो सभी पावर को ऐड कर दो, R1/3, R2/3, R3/2। तो यहाँ से दो रिजल्ट आते हैं बच्चों, एक तो R1 + R2 + R3, इन तीनों पावर का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 5 के इक्वल होना चाहिए। एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए बच्चों कि R1/3 + R2/5 + R3/2 का सम किसके इक्वल होना चाहिए? कोई होल नंबर के इक्वल होना चाहिए। इन सबका सम किसी होल नंबर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जो R1, R2, R3 आएगा वो 0 से 5 के बीच में ही तुम्हें लेना है, 0 और 5 को भी इंक्लूड करना है, उनके बीच में लेना है। तो यहां से देखने को मिलता है बच्चों कि R2 तब कैंसिल होगा या होल नंबर तब आएगा जब 5 का फैक्टर हो। तो R2 की वैल्यू अगर देखी जाए तो 0 पुट कर सकते हैं हम लोग बच्चों, 5 पुट कर सकते हैं, 10 पुट कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि R2 की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये मैंने एक बार R2 की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट कर देता हूँ, 0 पुट कर दें तो 0 हो ही गया बच्चों। अब तुम सजेस्ट करो कि R1 R3 की क्या वैल्यू पुट करें। तो अगर R1 R3 की वैल्यू भी 0 और 0 पुट कर देते हैं तब तो 0 0 0 होल नंबर तो आ जाएगा, लेकिन इन तीनों का सम 5 नहीं बनने वाला, तो 5 भी बनाना है। तो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है जो मैं यहाँ लिखता हूँ, R2 की वैल्यू तो 0 पुट कर दो और R1 की वैल्यू 3 पुट करो, है ना, ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाए और R2 की वैल्यू 2 पुट करो। ये कर सकते हैं बच्चों, और ऐसा करने से 3 + 2 + 0 का सम 5 भी हो गया। तो एक सेट तो ये बन गया, ठीक है। R3 की वैल्यू 2 पुट कर, दूसरा सेट कौन बताएगा बच्चों? मैं R2 की वैल्यू अगर 5 लेता हूं तो R1 की वैल्यू 0 और R2 की वैल्यू भी 0 ले लेते हैं, और 0 0 का सम 5 भी हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ये दो ही केस बन सकते थे, और कोई केस बनाना हो तो तुम बता सकते हो मेरे को कि और कौन सा केस बन सकता है। यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर R2 की पावर 5 पुट करते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और कोई सा केस बच्चों सेट नहीं हो रहा, तुम्हें खुद सोचोगे तुम्हें पता लग जाएगा। तो दो केस आ रहे हैं तो तुम्हें सिग्मा का रोल यहाँ पर प्ले होने वाला है, 2 बार तुम इसको सम करने वाले हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर पहला तो लिख देंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये वाला केस ले लेते हैं, 3 फैक्टोरियल, फिर R2 की वैल्यू 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2⁻², और ये तो होल नंबर आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो हमें हाउ मेनी रेशनल एलिमेंट आर इन द मल्टीनोमियल, एक तो ये कहने का मतलब ये है कि इसमें कितनी टर्म रेशनल आएगी, है ना, इसने थोड़ा सा अलग तरीके से बोला है। तो बच्चों एक तो ये वाली टर्म आ रही होगी रेशनल, और एक ये वाली टर्म आ रही होगी। तो इसमें हमें कोफिशिएंट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो ये बताना है कि कितनी टर्म आ रही होगी। तो टोटल मिलाकर 2 टर्म आ रही होगी जिसमें ये रेशनल आ रहा होगा, बाकी सारी की सारी टर्म एक्स में इरेशनल आने वाली है, ठीक है बच्चों। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना। समझ में आ गया होगा ये, तो इसका आंसर आएगा 2। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन से मतलब मजा आएगा तुम लोगों को करने में भी। इसमें क्या है कि बहुत सारा अगर दिमाग लगाएंगे ना तो बहुत सारा काम बच जाएगा करने के लिए। देखो ये क्वेश्चन को समझाता हूँ कि इसके एक्सपेंशन ये दिया हुआ है, अगर हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो ये निकल कर आता है। अब तुम्हें यहाँ पर A7 और A13 पता करना है। A7 का ये मतलब है x⁵7, मतलब x⁵7 का कोफिशिएंट ढूंढना है इसके अंदर, और A13 x⁵13 का मतलब है, A13 का मतलब क्या हुआ, x⁵13। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, एक ट्रेडिशनल मेथड तो क्या है कि बच्चों इस पूरे को सोल्व करके, है ना, मैं तुम्हें थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी अगर दिमाग नहीं चला तो ट्रेडिशनल मेथड ही काम आएगा, ठीक है ना। एक दो स्टेप लिखकर छोड़ दूंगा मैं ना, तो तुम पहले ट्रेडिशनल मेथड देख लो क्या करने वाले हैं,
इसमें बच्चों में सिग्मा लगाऊंगा, 10 फैक्टोरियल करूंगा और 2x² की होल पावर r1, 3x की पावर r2 और 4 की पावर r3 और r1 प्लस r2 प्लस r3 का सम कितना है 10 और डिवाइडेड बाई r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर r1, 3 की पावर r2, x की पावर 2r1 प्लस r2 और 4 की पावर r3 है ना। तो कुल मिलाकर 2r1 प्लस r2 का सम, 2r1 प्लस r2 का सम हमें एक बार तो क्या करना है बच्चों, 7 लाना है। ठीक है, 2r1 प्लस r2 का सम 7 लेके आना है। तो 7 लाने के लिए तुम्हें यहाँ पर सोच विचार कर सकते हो बच्चों। ठीक है ना, मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ r1 और r2। तो r1 की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो r2 की वैल्यू 7 आ जाएगी, और 7 पॉसिबल भी है, r1 r2 r3 की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक ले सकते हैं। r1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो r2 5 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे, यहाँ 6 होगा ना तो 1 आ जाएगा। और 4 नहीं पुट कर सकते, 4 पुट करते तो 8 हो जाएगा और माइनस आ जाएगा। अब R3 कैसे निकालें बच्चों, तो हमें पता है R1 R2 R3 का सम 10 होने वाला है, तो 0 7 3 आ जाएगा, 1 प्लस 6 6 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये सब का यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक्स की पावर 13 का भी हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, कोफिशिएंट निकाल लेंगे और हम इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, A7/A13 पूछा है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड तो ये हो गया, समझ में आया बच्चों ये वाला। बेसिक जैसे पहले कर रहे थे कि एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट पता करो, 5 का पता करो, 13 का पता करो, वैसे ही कर लेंगे। लेकिन अगर इसको मैं थोड़े से स्पेशल तरीके से देखना चाहूँ तो इन दोनों में किस तरह से करा जा सकता है या फिर क्या रिलेशन है, वो देखते हैं। ठीक है, थोड़ी जगह की कमी की वजह से इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। हो गया भाई। अब बच्चों इसको किस तरह से करें और क्यों करें, देखो 7 और जो 13 है बच्चों, 7 और 13 का सम कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। इन दोनों के ऊपर जो पावर आएगी, एक्स की पावर 7 एक्स की पावर 13, इन पावर का सम कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। और इसके अंदर हाईएस्ट पावर भी 20 जाएगी, x2 × 10 करेंगे तो x की पावर कितनी जाएगी, 20 जाएगी। तो इसमें क्या है, आपस में कुछ रिलेशन है। ठीक है ना, अब क्या रिलेशन है एक बार करने के बाद ही समझ में आएगा। तो बच्चों देखो कैसे करना है, 2x² प्लस 3x प्लस 4 होल पावर 10 है। इसमें हमें पता है कि A7, इसमें किसका कोफिशिएंट ढूंढना है बच्चों, हमें कोफिशिएंट ढूंढना है A7 x की पावर 7 का। ठीक है, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 बोला जा सकता है, जो किसके इक्वल आएगा, A7 के। अब तुम्हें क्या करना है, इस x को इस तरह से रिप्लेस करना है कि इसमें कोई चेंजेज नहीं आना चाहिए। x को कैसे रिप्लेस करना है, तो देखो बच्चों तुम्हें क्या करना होता है, सिंपली जो ये लिखा होता है ना 2x² और 4, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म देख लो हाईएस्ट वाली होनी चाहिए और लास्ट टर्म लोवेस्ट वाली होनी चाहिए। अगर उन्होंने 4 इधर लिखा हुआ है तो तुम 4 को पहले इधर ले जाओ, हाईएस्ट इधर रखो, लोवेस्ट इधर रखो। तो 2x² = 4 लिख लो। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो x² = 2 आ जाएगा। तो बेसिकली x = 2/x आ जाएगा। हमें क्या करना होगा, इस तरह से x की वैल्यू निकालकर उसको रिप्लेस करना है। अब किससे रिप्लेस करना है होए, तो वो तुम्हें कैसे पता लगेगा, तो 2x² को तुम 4 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो। तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे बच्चों, 2/x। ऐसा करने से ये जो चीज रहेगी ब्रैकेट के अंदर की, वो एज इट इज ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होने वाली। कैसा नहीं होने वाली, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। x की जगह 2x पुट कर रहा हूँ, है ना, क्या पुट कर रहा हूँ x की जगह 2। इस पूरे के अंदर x की जगह पर क्या पुट करना है, 2/x, 2 × 2/x का होल स्क्वायर। तो बेसिकली डायरेक्ट लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, 4x², 4/x² प्लस 3 × 2/x प्लस 4 होल पावर 10, सिग्मा r की वैल्यू 0, 20, ए आर, और x की जगह पर क्या पुट करना था, 2/x की पावर r, पूरे में पुट कर देना है।
अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, और नीचे से एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो, और 2 कॉमन आ रहा है तो बाहर 2 की पावर 10 निकल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 3x + 2x स्क्वायर होल पावर 10। तो देखो उसके जैसा बन गया ना थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पर आ रहा है बच्चों 2 की पावर 10, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा सा लिख देता हूँ, 2x² + 3x + 4 होल पावर 10, और नीचे आ जाएगा x की पावर 20, और x की पावर 20 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो r की वैल्यू 0, 20 a की पावर r, 2 r, x की पावर r, और जो नीचे x की पावर 20 बन रहा था वो इधर आ जाए x की पावर 20। इससे क्या बेनिफिट होगा इस चीज का अभी धीरे धीरे मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो इससे बेनिफिट हो रहा है बच्चों की 2 की पावर 10, 2x² + 3x + 4, ठीक है ना, बस रिप्लेस ही करना है। रिप्लेस कैसे करना था वो मैंने तुम्हें समझा दिया, इक्वल करके x को चेंज कर देना है। तो इस तरह से ये आ जाएगा a⁻r, है ना, 2⁻r x की पावर 20 - r इंटू 2⁻r, ठीक है। अब देखो क्या देखना है बच्चों, इस 2 की पावर 10 को भी डिवाइड करो ना, तब जाके तुम्हें और क्लियर होगा। 2x² + 3x + 4 की पावर 10, r की वैल्यू 0 से लेकर 10, सॉरी 20, a r x की पावर इधर डिवाइड करेंगे तो r - 10 आ जाएगा ये वाला, है ना, सॉरी 2r - 10 x की पावर 20 - r। तो ये वाली पूरी चीज इसके इक्वल हो गई, और ये वाली चीज हमें किसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन वालों ने, ये गिवन है r = 0 से लेकर 20 a r x की पावर r, इसके इक्वल गिवन, ठीक है बच्चों। तो देखो दोनों ही केस में, इस वाले केस में अगर मैं r की वैल्यू जो भी पुट करता हूँ, अब r की वैल्यू 7 पुट करूंगा, मैं 7 पुट करूंगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, a7 आ रहा होगा, x की पावर 7 आ रहा होगा, है ना, ये समझ में आ रहा है ना। तो हमें क्या है, दोनों केस में r की जगह केवल 7 पुट करना है। अगर मैं r की जगह 7 पुट करता हूं तो इधर a7 आ जाएगा, और इधर r की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, 13 पुट करूंगा, तो ये वाली चीज आ जाएगी। देखो r की जगह यहाँ पर 7 पुट करा तो क्या आ रहा होगा, a7 x की पावर 7, ठीक है ना, इसमें x की पावर 7 आ गई। इधर 13 क्यों पुट कर रहे हो सर, मैं 13 इसलिए पुट कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि इधर भी 13 पुट करने से x की पावर 7 आ जाएगी, तो यहाँ आ रहा होगा a13 टू r की पावर कितना आ रहा होगा, r की वैल्यू 30 पुट करनी थी तो 3 x की पावर 7, r की वैल्यू 13 पुट करा है मैंने। क्यों पुट करा है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन करने पर जो x की पावर 7 आएगा वही इसमें एक्सपेंशन करने पर x की पावर 7 आना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो कोफिशिएंट भी तो सेम सेम होने चाहिए थे। समझ में आ रही है बात, इसको एक्सपेंशन करने पर ये आता है, इसको एक्सपेंशन करने पर ये आता है, तो इसमें एक ही x की पावर 7 का वही कोफिशिएंट होगा जो इसमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट होगा। फिर से बोलता हूँ, इसका एक्सपेंशन करने पर ये इसके इक्वल है, इसका एक्सपेंशन करने पर ये इसके इक्वल है, तो दोनों का एक्सपेंशन सेम चीज से हो रहा है, तो दोनों में x की पावर 7 का कोफिशिएंट भी सेम आना चाहिए। इसमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, a7 x की पावर 7, इसमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 7 कब आएगी यहाँ पर पावर, जब r की वैल्यू 13 पुट करेंगे, तो a13 2 का क्यूब x की पावर 7। अब x की पावर 7 और x की पावर 7 के कोफिशिएंट सेम कर दो, कोफिशिएंट कितना है a7, समझ में आ रहा होगा बच्चों, a7 = a की पावर 13 इंटू 2 का क्यूब, तो a7/a13 कितना आ जाएगा 8। अब तुम्हें हो सकता है कि अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा हो, लेकिन बच्चों इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चंस किया है, मैं एक और क्वेश्चन ऐसा करवा दूंगा तो तुम्हें आसान लगने लग जाएगा, अदरवाइज ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों अगर तुम्हारे लाइफ में दोबारा से आते तो तुम कर सकते हो। तुम्हें कैसी नजर ध्यान रखनी है कि एक तो मल्टीपल कोफिशिएंट आ रहा हो, मल्टीनोमियल थ्योरम लग रही हो, और इन दोनों का पावर का सम 20 आ रहा हो, जैसे इन 20 का मतलब इन दोनों का सम जो आ रहा होगा वो इसकी हाईएस्ट पावर हो रही होगी। अगर हाईएस्ट पावर नहीं हो रही होगी तो फिर तुम्हें नहीं करना है,
ठीक है। फिर नहीं करना है, इन दोनों का सम जो आ रहा होगा उसके हाईएस्ट पावर के सम के इक्वल नहीं है, फिर नहीं करना है। फिर कैसे करोगे? ट्रेडिशनल मेथड से करोगे। तो बच्चे मेरे वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए। मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो तुम्हें और अच्छे अच्छे वीडियो बना बना कर मैं दिखाता रहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर इसको देखें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।